हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची घटना। आज की घटना एक काला जादू की घटना है। कैसे किसी ने काला जादू किया एक परिवार के ऊपर और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया या सफ़र किया, उस बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं, रोहन और मेरी पत्नी मीरा अपनी छोटी सी बेटी अनन्या के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने पुणे शहर आए। साल रहा होगा कोई 2019 का। मेरी एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब लगी थी और हम भविष्य को लेकर काफ़ी खुश थे। हमने पुणे के एक पुराने इलाके में एक ठीक ठाक सा इंडिपेंडेंट मकान किराए पर लिया। मकान पुराना था लेकिन स्पेशियस था और हमें पसंद आ गया। शुरू के कुछ हफ्ते तो बड़े आराम से निकले, पर धीरे धीरे मीरा को घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कभी उसे लगता कोई परछाई सी गुजरी, कभी फुसफुसाने जैसी आवाजें आती। हमारी 3 साल की अनन्या भी रात में अचानक डर कर उठ जाती थी। कभी किसी खाली कोने की तरफ इशारा करती और कहती, मम्मा वो देखो दीवार में आंटी हैं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद नई जगह है, इसलिए मीरा और अनन्या दोनों को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा होगा। लेकिन जल्द ही मुझे भी घर में एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होने लगा। कभी कभी घर के कुछ हिस्सों में बेवजह ठंड लगती, जबकि बाहर मौसम ठीक होता था। 1-2 बार तो ऐसा भी लगा जैसे कोई चीज अपनी जगह से हल्की सी हिली हो। अनन्या का रात में डरना बढ़ता ही जा रहा था। हमने परेशान होकर पास के एक पंडित जी से बात की। वो घर आए, कुछ देर पूजा पाठ किया और फिर बोले, बेटा इस घर में कोई अतृप्त आत्मा का वास है। उन्होंने बताया कि पिछली किराएदार एक अकेली बुजुर्ग महिला थी जिनकी यही मृत्यु हुई थी और कई दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला था। उनकी शांति के लिए कुछ उपाय करने होंगे, पर बेहतर यही है कि आप ये घर खाली कर दें। उनकी बात सोचकर हम सच में डर गए और फौरन वो घर खाली करने का फैसला कर लिया। सामान बांधा और हफ्ते भर में ही हम वहाँ से निकल गए। इसके बाद हमने पुणे के एक दूसरे थोड़े मॉडर्न इलाके में एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया। यहाँ आकर लगा कि चलो भला टली, सब कुछ ठीक होने से लगा। मेरी कंपनी में भी मेरा काम अच्छा चल रहा था और मुझे एक प्रमोशन भी मिल गया। हमारी जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। कुछ महीने सब शांत रहा। फिर हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में एक नया परिवार रहने आया, मिस्टर और मिसेस शर्मा। शुरुआत में तो वो लोग काफ़ी फ्रेंडली थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मिसेस शर्मा का असली रंग दिखने लगा। उन्हें दूसरों के मामले में ताक झांक करने की बड़ी आदत थी। अक्सर वो मीरा के खाने बनाने के तरीके, घर की साफ सफाई या अनन्या की परवरिश पर उल्टे सीधे कमेंट्स करती। पार्किंग को लेकर या अनन्या के खेलने से होने वाले शोर को लेकर छोटी मोटी कहा सुनी भी होने लगी। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मिसेस शर्मा मीरा को बड़ी अजीब नज़रों से घूरती थी। उनके देखने का अंदाज बहुत अनसेटलिंग होता था। फिर एक दिन मीरा ने बताया कि उसे हमारे दरवाजे के बाहर कभी नींबू और उसमें सुई गड़ी हुई मिली, तो कभी कोई अजीब सा पाउडर बिखरा हुआ मिलता। हमें शक तो हुआ कि ये सब मिसेस शर्मा का किया धरा हो सकता है, पर बिना सबूत के हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। मीरा थोड़ी परेशान रहने लगी थी। इसी बीच मेरे ऑफिस वाले ने मेरे काम से खुश होकर मुझे हिंजेवाड़ी के पास एक कंपनी लीज्ड फ्लैट दे दिया। वो फ्लैट काफ़ी अच्छा और एक बढ़िया सोसाइटी में था। हमने सोचा चलो अच्छा है, इन पड़ोसियों से भी छुटकारा मिलेगा और हम एक बेहतर जगह शिफ्ट हो जाएंगे। नए फ्लैट में आकर शुरू में तो बहुत सुकून मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अक्सर बीमार रहती, चुपचाप और गुमसुम सी हो गई थी। पहले वाली बात नहीं रही थी उसमें। एक और अजीब बात होने लगी। मीरा की पर्सनल चीज़ें, खासकर उसका सिंदूर का डिब्बा या उसकी एक पसंदीदा साड़ी कभी गायब हो जाती तो कभी अजीब अजीब जगहों पर मिलती
कभी कभी तो फटी हुई या खराब हालत में मिलती। ये सब देखकर मेरा माथा ठनका। मुझे लगने लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है जो हमारी आंखों से बच रहा है। और फिर वो भयानक रात आई। मैं ऑफिस से लौटा तो अनन्या रो रही थी। उसने बताया, पापा, मम्मी बालकनी में हवा में उड़ रही है। मैं भागकर बालकनी में गया तो मेरे होश उड़ गए। मीरा बालकनी की रेलिंग पर खतरनाक तरीके से बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। एक भारी आवाज में वो कहने लगी, ले जाऊंगा मैं इसे, इसने मेरी शांति भंग की है, इसने मुझे अपवित्र किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो आवाज कभी मिसेस शर्मा की तरह लगती तो कभी किसी और की। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की मदद से किसी तरह मीरा को अंदर किया। वो बेहोश सी हो गई थी। मैंने फौरन अपने और मीरा के घर पर फोन किया। सब लोग घबरा गए। मीरा की माँ को याद आया कि उनके दूर के रिश्ते में उनके गांव में, जो महाराष्ट्र के किसी अंदरूनी इलाके में था, में एक देवी की उपासक बूढ़ी औरत हैं जो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए जानी जाती हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम मीरा को लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। पूरा रास्ता बहुत भयानक था। मीरा कभी चीखती, कभी रोती, कभी गालियां देती, तो कभी ऐसी ताकत दिखाती कि 2-3 लोग मिलाकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। गांव पहुंचकर हम उस देवी उपासक बूढ़ी औरत से मिले। वो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उन्होंने मीरा को देखते ही कह दिया, इस पर किसी ने बहुत भारी मैली विद्या करवाई है। इसकी कोई फोटो और इस्तेमाल की हुई चीज लेकर किसी बड़े तांत्रिक से काम करवाया गया है। जलन में किया है ये सब, और पहले घर की कोई चीज भी इसके साथ चिपक गई है, जिसे इस विद्या ने और ताकतवर बना दिया है। उनकी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब ये साफ हो गया था कि पिछले फ्लैट से जो आत्मा इसके पीछे लगी थी वो भी थी, और जो मैली विद्या करवाई गई थी उसका भी असर था। तो मीरा पे अभी बहुत ज़्यादा खतरा था। उन बूढ़ी औरत ने बताया कि इसका इलाज एक मंदिर में होगा जो किसी उग्र देवी को समर्पित था, और इसमें कम से कम 9 दिन लगेंगे। नवरात्रि के दिन शुरू हो रहे थे और ये काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमें सारी विद्या समझाई। मीरा को मंदिर के एक कमरे में रखना था। वहाँ रोज हवन होगा, मंत्रोच्चार होंगे और कुछ खास चीजें देवी को चढ़ाई जाएंगी। अगले 9 दिन हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। मीरा को जब होश आता तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करती, गंदी गंदी गालियां देती। उसके अंदर जो भी था वो देवी उपासक बुढ़िया से बातें करता, उन्हें धमकाता। उसने बताया कि ये सब मिसेस शर्मा ने करवाया है, क्योंकि वो मीरा की खुशियों और मेरी तरक्की से जलती थी। उसे लगता था कि मीरा बहुत घमंडी है। पूजा के दौरान कई बार अजीब चीजें हुई। एक दिन हवन करते वक्त अचानक हजारों की तादाद में बड़े बड़े कीड़े मंदिर में घुस आए और हवन कुंड की आग बुझाने की कोशिश करने लगे। देवी उपासक ने मंत्र पढ़ पढ़ कर उन्हें भगाया। एक बार जब मैं मीरा के पास बैठा था तो उसने अचानक मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि लगा कि हड्डी ही टूट जाएगी। उसकी पकड़ में किसी आदमी से भी ज्यादा ताकत थी। मेरी बाह पर गहरे नीले निशान पड़ गए और जो हफ्तों तक नहीं गए। मीरा का वजन जो करीब 55 किलो था वो घटकर अब 40 से 42 किलो रह गया था। उसकी हालत देखकर रोना आता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी पल दम तोड़ देगी। आखिरकार 9वें दिन यानी 9वीं की रात को पूजा का आखिरी चरण शुरू हुआ। देवी उपासक उन बूढ़ी औरत ने सीधे उस चीज से बात करना शुरू किया जो मीरा के अंदर थी। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। दिए कभी तेज जलते, कभी बुझने को हो जाते। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। फिर अचानक मीरा जोर से चीखी और एक काले धुएं जैसा कुछ उसके शरीर से निकलकर मंदिर की छत में बने एक रोशनदान से बाहर निकल गया।
उसके निकलते ही मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले कई दिनों तक मीरा बेहोश ही रही। जब उसे होश आया तो उसे पिछले कुछ हफ्तों की कोई भी बात याद नहीं थी। देवी उपासक उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अब वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन शरीर को वापस पहले जैसा होने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। उन्होंने हमें हमेशा देवी माँ की पूजा पाठ करते रहने और मीरा को भक्ति में लगाए रखने की सलाह दी। उस हादसे के बाद हमने पुणे छोड़ दिया और अपने होम टाउन जयपुर राजस्थान वापस आ गए। मैंने यहीं एक दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ ली है। धीरे धीरे जिंदगी वापस नॉर्मल होने लगी है। अनन्या भी अब ठीक थी। मीरा को अब भी अमावस या पूनम की रात को थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, या कभी कभी दिवाली या होली के आसपास वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से और अपनी भक्ति से वो काफी हद तक ठीक रहती है। आज भी जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। शहरी जिंदगी की भागदौड़ और ऊपर तौर पर अच्छे दिखने वाले रिश्तों के पीछे कितनी गहरी नफरत और जलन छिपी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कौन कब किस बात पर आपका बुरा चाहने लगे और किस हद तक गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नए घर में जाने से पहले हमेशा पूजा पाठ करवा लें, उसके इतिहास के बारे में जान लें और पड़ोसियों से भी एक हद तक ही मेल जोल रखें। क्या पता कौन आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा हो। कभी कभी जिन चीज़ों को हम अंधविश्वास कह के टाल देते हैं वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। बस थोड़ा सावधान रहें और भगवान पर भरोसा रखें। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।